ये वो रास्ता है जिसके माध्यम से हम नीचे उतरेंगे। घोर अंधकार छाया हुआ है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम अंदाज से अपने पैरों को इन सीढ़ियों पर रख रहे हैं। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक ऐसे स्थान को दिखाने लाया हूं जिसका अवध के इतिहास में काफ़ी महत्व है। आज हम आपको अवध के नवाबों का निवास स्थान दिखाने वाले हैं और आपको मैं इसके इतिहास से जुड़ी तमाम ऐसी जानकारियां दूंगा जो शायद अभी तक आपको नहीं मालूम होगी। अगर आप इतिहास के प्रेमी हैं और ऐतिहासिक इमारतों को देखना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि लखनऊ के कैसर बाग में स्थित फरहत बख्श कोठी को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने खुदाई में कुछ ऐसी रहस्यमयी जानकारी हासिल की है जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे। हम आपको इसके इतिहास के बारे में बताएंगे, इसकी वास्तुकला के बारे में बताएंगे, अंदर आपको ले चलें। उससे पहले हम आपको बाहर की बनावट दिखाना चाहेंगे। हमारे सामने जो इमारत ये दिख रही है ये फरहत बख्श कोठी है। ये इंडो फ्रेंच शैली का एक बेहतरीन नमूना है। नीचे से ऊपर तक आप देखेंगे तो बेहतरीन वास्तुकला नज़र आएगी। इसको क्लाउड मार्टिन ने बनवाया था। इसके निर्माण के पीछे क्या वजह थी वो सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए अंदर चलते हैं और फरहत बख्श कोठी को एक्सप्लोर करते हैं। हम फरहत बख्श कोठी के प्रवेश द्वार के पास आ गए हैं। अंदर आए तो देखिए एक लंबा सा पोर्च नज़र आ रहा है। ऊपर की छत हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए डॉटेड छत है और नीचे आप अगर देखेंगे तो सीधी मेहराब नज़र आ रही है और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मुगलिया शैली की मेहराब नज़र आएगी। इसके नीचे जो कंगूरे बने हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। अंदर हम आपको लेके चलते हैं तो सामने ये देखिए 3 मेहराब नज़र आ रही है। मेहराब बिल्कुल सीधी और सपाट है। इधर हम आए तो एक आयताकार कक्ष नज़र आ रहा है और इसका फर्श मोज़ेक का है। छत काफ़ी ऊंची है, डॉटेड छत बनी हुई है। प्रथम कक्ष के बाद जब हम और अंदर जाना चाहते हैं तो हम देखेंगे तो 3 मेहराब नज़र आ रही है, बिल्कुल सीधी है। सामने एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है, उसके ऊपर शीशे लगे हुए हैं और अंदर थोड़ा सा अंधकार भी नज़र आ रहा है। हमारे बाईं तरफ एक तिकोना सा रास्ता है, काफ़ी ऊंचे दरवाजे यहाँ पर हैं और उन पर भी शीशे लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर काफ़ी टूट फूट हुई है, उस टूट फूट की वजह भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। हम अब महल के और अंदर चलते हैं। सामने ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है। दरवाज़ा उसी समय का लगा हुआ है। हालांकि इस पे जो शीशे लगे थे मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो टूट गए हैं। दरवाज़ा आज भी उसी तरह है। अंदर आए तो देखिए एक बहुत विशाल काय अष्टकोणी कक्ष नज़र आ रहा है। यहाँ की भी जो खासियत है, छत काफ़ी ऊँची इसकी आपको नज़र आएगी और इसके चारों तरफ आपको दरवाजे नज़र आएंगे। हम महल के और हिस्से को दिखाएंगे आपको। यहाँ पर एक सीढ़ी नज़र आ रही है और अंदर देखिए काफ़ी मलबा नज़र आ रहा है। ऊपर सीढ़ी पे जाने का जो अभी रास्ता है शायद वो ठीक नहीं है। हम दूसरे रास्ते से और हिस्से को आपको दिखाएंगे और ऊपर भी आपको लेके चलेंगे। उधर से आगे जाने का रास्ता नहीं था तो हम दूसरा रास्ता तलाश करते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि और महल के दूसरे हिस्सों को हम आपको दिखा सकें। इधर आए तो देखिए इधर भी एक छोटा सा कक्ष नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी वही स्थिति है, छत काफ़ी ऊंची है, शीशे लगे हुए हैं दरवाजे पे, हालांकि वो टूट फूट गए हैं। और यहाँ पर हम आए तो एक आयताकार कक्ष नज़र आ रहा है और सामने आपको मैं बता दूं कि गोमती नदी है। इस गोमती नदी के बारे में भी हम आपको आगे के हिस्से में बताएंगे। इस महल के निर्माण की कहानी आपको सुनाते हैं। जब 1775 ईस्वी में नवाब आसिफुद्दौला ने फैज़ाबाद से अवध की राजधानी को हटा के लखनऊ बनाया तो लखनऊ की मानो किस्मत ही बदल गई। यहाँ पर तमाम ऐसी ऐतिहासिक इमारतें और निर्माण कार्य हुए हैं जो अवध की राजधानी बनने के बाद हुए हैं। जब लखनऊ राजधानी बना तो देश विदेश के तमाम व्यापारी और पर्यटक यहाँ पर आने लगे। उन्हीं में से एक क्लाउड मार्टिन लखनऊ में आए और उन्होंने
इस स्थान को अपना निवास स्थान बनाया। आपको मैं बता दूं, आपको मैं लेकर चलूं अगर 1775 ईस्वी में, तो जिस जगह मैं खड़ा हूं ये जंगल हुआ करता था, गोमती नदी का किनारा हुआ करता था। इस जंगल को कटवा के क्लाउड मार्टिन ने अपने लिए निवास स्थान बनवाया और वो जब तक जीवित रहे इसी महल में रहे। और आपको मैं बता दूं कि क्लाउड मार्टिन अविवाहित थे। उनके मरने के बाद इसको नवाब सादत अली खान ने ले लिया। इसको लेने के पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। अभी हम आपको लेकर चलते हैं इस तरफ और यहाँ पर दिखाते हैं कि एक बहुत ही विशाल काय कच्छ नज़र आ रहा है। ज़मीन पे टूटे हुए शीशे आपको मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो बहुत संभल के देख कर आइए। इधर एक दरवाज़ा जैसा पतला सा नज़र आ रहा है, हम इधर आके देखते हैं तो यहाँ पर भी देखिए कि काफ़ी ऊंची छत है और इसके निर्माण में लखौरी ईंट और चूने का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ पर मैं आपको करीब करके दिखाऊं तो देखिए ये लखौरी ईंटें आपको नज़र आ रही हैं, उस पे चूने का जो मसाला इस्तेमाल किया गया था वो आज भी काफ़ी मजबूत है। और हिस्सा हम आपको ले चल के दिखाते हैं और इसके इतिहास से भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। हमको एक दरवाज़ा इधर नज़र आ रहा है, इस दरवाजे को पार करके हम इधर आते हैं तो यहाँ पर भी वही विशालकाय कच्छ, ऊंची छत नज़र आएगी। हम और आगे चलें और आपको इसके इतिहास के बारे में बताएं, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जब सफाई का काम चल रहा था तो उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग को यहाँ पर कुछ रहस्यमयी सुरंग मिली और एक नाव भी मिली है। उस सुरंग के मिलने से नवाबों की ज़िंदगी से कई रहस्य का पर्दा हटा है। हम आपको उस रहस्यमयी सुरंग को दिखाने चलते हैं और नीचे बेसमेंट में लेके चलते हैं जहाँ पे नवाबों की तमाम ज़िंदगी से जुड़े हुए रहस्य मौजूद हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। ये वो रास्ता है जिसके माध्यम से हम नीचे उतरेंगे। घोर अंधकार छाया हुआ है। जो थोड़ी बहुत रोशनी आपको नज़र आ रही है वो हमारे कैमरे की फ्लैश लाइट की है। आप देख सकते हैं पतली, सकरी और घुमावदार सीढ़ी है। हम नीचे उतरते हैं। बहुत अंधेरा है और काफ़ी ख़तरनाक भी है, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम अंदाज से अपने पैरों को इन सीढ़ियों पर रख रहे हैं और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे या थोड़ी सी रोशनी करें जिससे कि हम आगे का हिस्सा देख सकें। थोड़ी थोड़ी रोशनी हमको मिल रही है। आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे उतर रहे हैं क्योंकि सीढ़ी या नीचे तहखाने में कुछ भी हो सकता है, किसी भी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम अब तहखाने के अंदर आ गए तो देखिए बहुत अंधेरा था, लेकिन जैसे हम आए हमारे कैमरे की फ्लैश लाइट सामने पड़ी तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर उजाला नज़र आ रहा है। उस सामने हम जब देखेंगे एक रास्ता नज़र आ रहा है, हमारे दाहिनी तरफ एक रास्ता नज़र आ रहा है और यहाँ पर एक तिकोना सा बना हुआ है। ये किस लिए बनाया था इसको हम आपको नहीं बता पाएंगे, किस उद्देश्य से बना था। और हम आपको इधर दिखाते हैं, यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने ये दीवार लगाकर रास्ते को बंद कर दिया है। हम आपको दिखा रहे हैं कि सामने जो आपको दीवार नज़र आ रही है ये सुरंग का रास्ता था। हालांकि पुरातत्व विभाग ने अब फिलहाल दीवार लगाकर इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि इसके माध्यम से गोमती नदी का पानी अंदर आता था। हमने आपको वो मुख्य सुरंग का रास्ता दिखाया। यहाँ पर पुरातत्व विभाग को खुदाई में 31 सुरंगों का रास्ता मिला है। हालांकि वो सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सभी रास्तों को एक एक करके हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ। इधर हम आए तो एक हमको ये कच्छ नज़र आ रहा है। इसकी छत थोड़ा सा नीची है। को मैं बता दूं कि यहाँ पर जो खुदाई में 31 सुरंगें मिली थी, इस सुरंग को बनाने का उद्देश्य क्या था, ऐसा इतिहास में मिलता है कि नवाबों को किसी प्रकार का खतरा हो या वो बिना बताए चुपचाप यहाँ से आना जाना चाहते हों, इन सुरंगों का इस्तेमाल किया जाता था। इन सुरंग के माध्यम से नवाब, उनकी बेगम और उनके परिवार के लोग नदी के माध्यम से किसी भी जगह जाना होता था तो जाते थे। हम आपको इधर लेके चलते हैं। दाहिनी तरफ जो हमारे रास्ता था, यहाँ पर देखेंगे तो एक डाटेड छत नज़र आ रही है, ये भी काफ़ी नीची है। इधर हम देखते हैं तो हमारे बाईं तरफ एक रास्ता नज़र आ रहा है। तो ये रास्ता काफ़ी सकरा है
और इधर से हम अगर आते हैं तो देखिए बहुत अंधेरा है। यहाँ पर भी सुरंग का मार्ग था और इसको भी बंद कर दिया गया है। इधर भी ये सुरंग का रास्ता था और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो करीब करके आपको दिखाएं। देखिए यहाँ पर भी दीवार लगा के सुरंग के रास्ते को बंद कर दिया गया है। हम आपको और हिस्सा दिखाते हैं और ये भी बताना चाहेंगे कि इस तहखाने को बनवाने का क्या उद्देश्य था। यहाँ पर प्रचंड गर्मी होती थी तो ये महल काफ़ी ठंडा होता था। इसी उद्देश्य से क्लाउड मार्टिन ने इसका निर्माण कराया था। ये महल 1781 ईस्वी में बन के तैयार हो गया था। और जो इस तहखाने में हम खड़े हैं, यहाँ पर गोमती नदी का पानी आता था और गोमती नदी के पानी की वजह से यहाँ पर ठंडक होती थी। गर्मी के मौसम में भी यहाँ पर ठंडक हुआ करती थी, क्योंकि उस समय कोई एसी का कॉन्सेप्ट नहीं था, कूलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। महल को ठंडा रखने के लिए यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं उस समय यहाँ पर पानी रहा करता था और यहाँ से नाव के माध्यम से आवागमन भी होता था। और हिस्सा हम आपको ले चल के दिखाते हैं। तो इधर देखिए फिर वही तिरछा सा एक रास्ता हमको नज़र आ रहा है। पूरा ये हाफ राउंड में बना हुआ है। सामने मेहराब नज़र आ रही है और इधर हम देखेंगे तो कुछ पानी सा नज़र आ रहा है और उधर का भी हिस्सा हम आपको ले चल के दिखाएंगे। सामने आपको सीढ़ी नज़र आ रही है। ये इस महल से बाहर निकलने का रास्ता हुआ करता था। यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ की काफ़ी नीची मेहराब है। इसके अंदर हम आपको लेकर चलते हैं और देखते हैं इसको किस उद्देश्य से बनाया था। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, इसकी छत भी काफ़ी नीची है, खड़े नहीं हो सकते हैं, यहाँ पर झुक के हमको आना है। इसी तरह का यहाँ पर देखिए सीधा सा एक गलियारा जैसा नज़र आ रहा है। दूर तक आप देखेंगे तो नज़र आएगा। इधर भी कुछ मलबा पड़ा है, खुदाई जैसा कुछ हुआ था। इसको किस उद्देश्य से नवाबों ने बनवाया था, बहुत नीचा है, यहाँ पर हम खड़े नहीं हो सकते हैं। हम आपको महल के दूसरे हिस्से में लेके चलते हैं और हम दिखाते हैं आपको। अब हम कोशिश करेंगे कि आपको महल के ऊपरी हिस्से में लेके चलें और वहाँ की वास्तुकला से आपको रूबरू कराएं और उसके इतिहास के बारे में भी आपको बताएं। अब हम इसी सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चल रहे हैं जिस रास्ते से हम आए थे। ना जाने नवाबों ने क्यों इतनी पतली सीढ़ियाँ बनवाई थीं, जबकि नवाब खुद काफ़ी मोटे हुआ करते थे। हम अब ऊपर आ गए हैं। आपको हम उस रहस्यमयी तहखाने से बाहर लेकर आ गए। अब हम आपको इस महल फरहत बख्श कोठी के प्रथम तल पे लेके चलते हैं और वहाँ की वास्तुकला के बारे में आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। ये ऊपर जाने की सीढ़ी थी, लेकिन जैसे हम 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ के आए तो देखिए यहाँ पर काफ़ी टूट फूट भी है। बड़ा हिस्सा सीढ़ी का टूट के बिल्कुल सीढ़ी पर गिरा हुआ है। ऊपर जाने की स्थिति है या नहीं, ये तो अभी मैं ऊपर चल के देखता हूँ। संभल कर आना है। देखिए ज़रा से भी आपकी चूक नुकसानदेह हो सकती है। फिर भी हमने कोशिश किया, ऊपर तक आए हम। देखिए गोल घुमावदार सीढ़ी यहाँ पर भी है। हालांकि बेसमेंट के मुकाबले में यहाँ की सीढ़ी थोड़ा सा चौड़ी नज़र आ रही है। हम ऊपर आए तो देखिए यहाँ पर भी एक अष्टकोणीय हाल नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे की तुलना में यहाँ पर काफ़ी रोशनी है। हालांकि इसकी बनावट नीचे जैसे ही हाल की है। हर तरफ आपको यहाँ पर खिड़की दरवाजे नज़र आएंगे और इधर भी देखिए काफ़ी टूट फूट हुई है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ है उसके बाद यहाँ पे CDRI का ऑफिस हुआ करता था। बाद में इसको खाली कर लिया गया और उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग के ये अधीन आ गया था। हालांकि अब ये उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अधीन हो गया है। ये महल की छत है। ये वो स्थान है जब यहाँ पर क्लाउड मार्टिन अपने फुर्सत के पल गुजारा करते थे। बाहर का यहाँ से वातावरण देखा करते थे। हम आपको दूसरे हिस्से में लेके चलते हैं और गोमती नदी का वो हिस्सा दिखाते हैं जिसकी वजह से इस आलीशान महल का निर्माण हुआ था। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सामने गोमती नदी बह रही है। किसी समय ये गोमती नदी इस महल से सट कर बहा करती थी। हालांकि अब बाद में यहाँ पर देखिए बंधा लगाकर गोमती नदी के बहाव को इस महल से दूर कर दिया गया है। लेकिन जब यहाँ पे नवाबियत का दौर था, ये गोमती नदी इसी महल से सटकर बहा करती थी। और आपको हम इस तरफ की वास्तुकला दिखाएं तो यहाँ पर देखेंगे कि
फ्रेंच शैली का एक बेहतरीन नमूना है। बिल्कुल सीधी डिज़ाइन है। चूने के प्लास्टर पे जो डिज़ाइन की गई है वो कितनी शानदार है और उस पे बारीक नक्काशी की गई है। ऊपर की हम छतरी दिखाएं, इसका निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। जब क्लाउड मार्टिन की मौत हो गई, वो अविवाहित थे, तो इस महल को नीलाम किया गया। उस नीलामी में नवाब सादत अली खान ने भी बोली लगाई, लेकिन स्पेनिश नागरिक क्लारोस ने इसको 40,000 रुपये में नवाब सादत अली खान से ज़्यादा बोली लगा के ख़रीद लिया। जब नवाब सादत अली खान की तबीयत ख़राब रहने लगी तो ब्रिटिश रेजिडेंट्स ने उनको सलाह दिया कि इस महल में आके रहें। नवाब सादत अली खान जब इस महल में रहने लगे तो जल्द ही वो स्वस्थ हो गए। तो फिर उन्होंने क्लारोस से इस इमारत को ख़रीद लिया। उसके बाद उसमें उन्होंने निर्माण कार्य कराया। ऊपर की जो आप गुंबद देख रहे हैं, जो छतरियाँ देख रहे हैं, इसको नवाब सादत अली खान ने बनवाया था। हम ऊपर के हिस्से में चलेंगे आपको लेकर और इस छतरी के बारे में भी बताएंगे और इसको करीब से आपको हम दिखाएंगे। हम ऊपर चल रहे हैं। दूसरे तल पे जाने के लिए हमको ये सीढ़ी नज़र आ रही है। सफ़ेद पत्थरों की बनी गोल और घुमावदार सीढ़ी है। हम सीढ़ियों के माध्यम से दूसरे तल पर आए तो सामने का कितना शानदार और अद्भुत नज़ारा नज़र आ रहा है। ये देखिए, गोमती नदी बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। जब नवाब सादत अली खान की इस महल पर मिल्कियत हो गई थी तो उन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए इन छतरियों का निर्माण कराया था। और इस महल की जो दूसरी विशेषता है कि ये महल 2 हिस्सों में बना हुआ था। सामने मैं आपको दिखाऊं तो वो छतर मंजिल है। इसका भी इतिहास काफ़ी रोचक और दिलचस्प है। अगले वीडियो में हम आपको छतर मंजिल का पूरा ब्लॉग दिखाएंगे और बताएंगे कि इसका निर्माण क्यों कराया गया था। फरहत बख्श कोठी और छतर मंजिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अगले वीडियो में आपको छतर मंजिल के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, आज हमने आपको फरहत बख्श कोठी के बारे में बताया, उसके इतिहास से जुड़ी तमाम बातें बताई और उन रहस्यमयी सुरंगों के बारे में भी बताया और दिखाया जिसको पुरातत्व विभाग ने खोज कर खुदाई में निकाला था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।